आवाज उठाते हैं, आपके लिए भी एक आवाज उठी थी कुछ दिन पहले कि पंकज फर्जी नियुक्तियां तो हटवा रहा है, उसके लिए आंदोलन कर रहा है, उसकी तो खुद की नियुक्ति फर्जी थी। मैं पूछता हूँ प्रधानमंत्री जी जो वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या वो वाराणसी के हैं? वो तो गुजरात के हैं। तो फिर वाराणसी में क्यों चुनाव लड़ते हैं? तो क्या उस पर कोई सवाल उठाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति जहां से राजनीति करना चाहता है, पंकज, आपके आंदोलन हमेशा उग्र रहे। आप हमेशा आपके आंदोलन उग्र रहते हैं। नहीं नहीं, ये गलत बात है। नेताओं का जिंदाबाद, बीजेपी के नेताओं का जिंदाबाद लगाने का काम करते हैं। मतलब वो जो रिजल्ट घोषित हुआ वो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के दबाव में और सत्ता पक्ष के लोगों को पीएचडी जैसे कोर्स कराने के लिए दबाव बना और उन्हीं लोगों को पास किया गया। सीएम जी पीछे दरवाजे से निकल जाते हैं जब छात्र मिलने जाते हैं। कहिए तो मैं कल चला जाऊं, आपको दिखा दूं, वो पीछे के दरवाजे से निकल जाएंगे। हमारे यहाँ सांसद जी जो हुए हैं वो बच्चों को नहलाने के लिए हुए हैं, साफ सफाई के लिए हुए हैं। तो हम पूछते हैं कि सफाई कर्मचारी और सांसद जी में क्या फर्क रह गया है? नाम दिया जाता है अग्रेसिव पंकज जी। तो और ये स्टंटबाजी के लिए, राजनीति में आने के लिए, फेस बनने के लिए सब कुछ करता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आ रहे थे तो पुलिस प्रशासन ने बैरिकेटिंग कर दी। नहीं नहीं, आप नहीं मिल सकते। डिप्टी सीएम जी रीवा में थे, उनको कहा गया रीवा में नहीं, तो शाम को वो कार्यक्रम में दिख गए। तो हमें सबको रोका गया। हम लोगों पर लाठीचार्ज भी हुआ था। अभी हम आपको फोटो भी उपलब्ध कराएंगे। लाठीचार्ज हुआ तो बहुत सारी उसमें छात्राएं भी घायल हुई थी। उसके बाद भी हम लोगों के ऊपर बलवा जैसी धाराएं लगाई गई उसमें। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आज हमारे बीच हैं छात्रों की आवाज एनएसयूआई अध्यक्ष पंकज उपाध्याय, जो छात्रों के लिए समय समय पर आवाज उठाते रहते हैं, उनके हित में बात करते रहते हैं, चाहे वो हॉस्टल से संबंधित हो, फीस से संबंधित हो, फर्जी नियुक्तियां हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, पंकज उपाध्याय उनके लिए हमेशा आंदोलन करते रहते हैं। अक्सर उस आंदोलन को उग्र आंदोलन या स्टंटबाजी भी कहा जाता है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके बारे में, उनका क्या राय है और आगे उनकी क्या योजनाएं हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। पंकज जी, थोड़ा सा अपना पहले परिचय दीजिए चैनल को। जी, मेरा नाम पंकज उपाध्याय है। मैं आपके रीवा एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष हूँ। जो छात्रों के लिए काम करता है हमारा संगठन, उसका मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और छात्रों की, जैसा आपने बताया कि बीच बीच आवाज उठाता रहता हूँ जब भी उनकी कोई समस्या आती है। हमारा आपका रीवा में ही घर है। मैं ढेकहा का निवासी हूँ, आपके रीवा वार्ड क्रमांक 5 का। और यहीं हमने छात्र राजनीति की शुरुआत की। हमने टीआरएस कॉलेज की इकाई अध्यक्ष के रूप में हमने शुरुआत की थी यहाँ से। उसके बाद लगातार काम करते रह गए, छात्रों की आवाज उठाते रह गए। संगठन ने देखा कि अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी दी गई और आज हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। लगातार हमारी सभी कॉलेजों में टीमें हैं, यहाँ से लेकर सभी ग्रामीण कॉलेजों में भी, और हम लगातार इसी विषय पर काम करते हैं। उसका संचालन आप करते हैं? जी, संचालन करते हैं। तो आपके कार्यभार से छात्र संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है मैम। तो ऐसा आपको लगता है कि ऐसा सामने से प्रतिक्रिया आती है कि संतुष्ट है? नहीं, मुझे इसलिए लगता है मैम कि जब मैं कोई भी काम, मेरे पास कोई छात्र फोन लगाता है कि भैया मैं आया था, मेरी फीस जमा करनी थी, हमने फीस जमा की। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फीस जमा करने के लिए आया, जब वो फीस जमा करने जाता है स्टूडेंट, तो पता चला कि कह दिया गया कि डेट खत्म हो गई, आप बोलिए कि एक्स्ट्रा फीस जमा करें। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जब इस तरह की समस्याएं आती हैं, मेरे पास छात्रों का फोन आता है। हम वहाँ पे जो भी इसके काम करने वाले होते हैं, जो फीस जमा करने वाले या कि जो गड़बड़ी करते हैं, जब इनसे हम बात करते हैं तो ये हमको अच्छा रिस्पॉन्स इसलिए देते हैं कि एनएसयूआई संगठन है और एनएसयूआई के संगठन में एकता है। और एकता ऐसी है कि ये पूरी एकजुट होकर ताकत से आंदोलन कर सकते हैं, जैसा आपने बताया, प्रदर्शन कर सकते हैं। तो हमें सही चीज बताने का काम करते हैं। लेकिन क्या होता है, आज के शासन में बहुत सारे लोग घपला करने का काम करते हैं, लोगों को चूतिया बनाने का काम करते हैं, इस तरह का छात्रों को भटकाने का काम करते हैं। तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। जब मैं उनका काम कराता हूँ, 2 दिन बाद मेरे पास फोन आता है कि धन्यवाद भैया, आपके कारण मेरा काम हो गया। तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलता है और मुझे आत्मविश्वास होता है कि हाँ, मैं सही काम कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि प्रशासनिक गड़बड़ियां बहुत हैं? निश्चित रूप से है ना, प्रशासनिक गड़बड़ियों क्योंकि जब फीस की डेट है और फीस मांगी जा रही है कि आप लेट फीस दीजिए, तो फिर वो जो लेट फीस है वो जाएगी कहाँ? वो कहीं ना कहीं किसी के जेब में जाएगी। हाँ, वो जेब में ही जाती है। और हमने कई बार आपके विश्वविद्यालय में भी आवाज उठाई है। यहाँ के लोग क्या करते हैं, जैसे कोई किसी का परीक्षा परिणाम आता है, परीक्षा परिणाम आया तो किसी का परीक्षा परिणाम चढ़ाया ही नहीं। जब वो स्टूडेंट 4 दिन 5 दिन भटका, उसके बाद वहाँ दलाल एक्टिव हो जाते हैं विश्वविद्यालय में। और दलाल क्या एक्टिव हो जाते हैं कि आप 4,000 5,000 रुपए चुपचाप दे दीजिए हमको, आपका रिजल्ट चढ़ जाएगा।
और वो वहीं के लोग करवाते हैं जो विश्वविद्यालय के अंदर बैठे हुए हैं। इसके अंतर्गत जो परीक्षा विभाग के आई है, यही लोग कराते हैं कि आप मेरे पास ये स्टूडेंट आया, आप बाहर खड़े रहना, ये जाएगा, यहाँ से आप मिल लेना, 5,000 रुपए इससे लो, इसका काम हो जाएगा, इसका सही है सब। दलाल मीन्स समझे नहीं हम। दलाल मतलब ये कि जैसे आप हम और आप बैठे हैं, कोई व्यक्ति आया कि हमारे पास आके बोलते हैं कि भैया मेरा ये काम है, हम जबकि उसका काम नॉर्मल है, सीट दिखवाइए और रिजल्ट चढ़ा दीजिए। अगर एब्सेंट है, अब प्रेजेंट है तो उसका रिजल्ट चढ़ा दीजिए, एब्सेंट है तो बोल दीजिए कि भैया आप पेपर दो। तो वहां क्या करते हैं, बोल देते हैं नहीं नहीं आपकी गड़बड़ी है, आपने पेपर दिया ही नहीं, जबकि उसने पेपर दिया है तो अपनी कॉपी खुलवाने को तैयार है, लेकिन ये घुमाने का काम करेंगे। फिर क्या करेंगे, जानते हैं कि नॉर्मल छात्र है तो उसको बोलेंगे कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो सकता, आप जाओ 2,000 फीस जमा करो और दोबारा पेपर दो। नॉर्मल छात्र मतलब नॉर्मल मतलब कैसे नॉर्मल? नॉर्मल मतलब ये मैम कि आज के समय में कंडीशन ये है हमारे प्रदेश की, देश की, कि कोई भी व्यक्ति अगर नॉर्मल चला जाए कि एफआईआर करवाना है तो एफआईआर नहीं होती अगर जुगाड़ नहीं है मतलब आपका। गरीब से आप बोलना चाहते हैं? जी बिल्कुल। नॉर्मल मतलब जो सामान्य परिवार से आते हैं, जिनके पिताजी किसान है, जिसका परिवार किसान है, जिनका कोई जुगाड़ नहीं है, जिनके कोई विधायक नहीं है, जिनके कोई सांसद नहीं है, जो नॉर्मल परिवार से आते हैं, जिनका किसी प्रकार का जुगाड़ नहीं है, ऐसे लोगों को नॉर्मल कहते हैं। जैसे मैं नॉर्मल परिवार से अपने आप को मानता हूँ। तो उन सब की आवाज आप जी बनते हैं। बिल्कुल। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। पंकज, आप सबके लिए आवाज उठाते हैं, आपके लिए भी एक आवाज उठी थी कुछ दिन पहले कि पंकज फर्जी नियुक्तियां तो हटवा रहा है, उसके लिए आंदोलन कर रहा है, उसकी तो खुद की नियुक्ति फर्जी थी। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये 2.5 साल पहले का मामला है जो आपने आज पूछा। ये एक मामला हुआ था, हमारे यहाँ इलेक्शंस हुए थे, एनएसयूआई छात्र संगठन का इलेक्शन हुआ था, जिसमें स्टूडेंटों के पास जाके आईडी कार्ड से वोटिंग होनी थी। वोटिंग हुई, उसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट लेट आया, उसका रिजल्ट घोषित किया गया। फिर हमारे यहाँ से अनुमति भी मांगी गई, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो विधायक थे, इनसे भी मांगा गया कि क्या ये काम करने योग्य है व्यक्ति, तो सब ने सहमति दी थी मेरे नाम पे। उसके बाद मैं जिला अध्यक्ष बना था। लेकिन कुछ लोग थे जो संगठन में काम कर रहे थे, उनको क्या होता है, ये तो हर जगह का नियम है कि जब किसी को बनना होता है, कंपटीटर होता है और वो नहीं बन पाता, तो देखिए विरोध करना वो लाजमी है। उसी के लिए मेरा विरोध हुआ था कि ये व्यक्ति सतना जिले के हैं। मैं पूछता हूँ, प्रधानमंत्री जी जो वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या वो वाराणसी के हैं? वो तो गुजरात के हैं, तो फिर वाराणसी में क्यों चुनाव लड़ते हैं? तो क्या उस पर कोई सवाल उठाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति जहां से राजनीति करना चाहता है, अब मैं टीआरएस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो मैं 200 किलोमीटर दूर जाके अपने गांव से राजनीति करने तो नहीं जाऊंगा बस से। मैं यहीं फर्स्ट क्लास से यहीं पढ़ा हूँ स्कूल से, मेरी मार्कशीट भी है। जब मेरे ऊपर सवाल उठा तो मुझे दिल्ली भी प्रूफ देने जाना पड़ा। हमने प्रूफ दिया कि हमने, ये हमारा आधार कार्ड है, ये हमारा वोटर आईडी है, ये हमारी मार्कशीट है, हमने बचपन से यहाँ पढ़ाई की है। तो मैं जब पढ़ाई यहाँ से किया हूँ तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी यहीं से कर रहा हूँ, और आगे की भी जो पॉलिटिक्स है मैं यहीं से करूंगा। आप राजनीति को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं शुरू से, ये मतलब आपके ब्लड में होता है ना कि ब्लड का है कि इनके यहाँ राजनीति पुश्त दर पुश्त चली। आपके साथ भी ऐसा है कि लोगों की परेशानियां देख के आप अपने आप को? जी नहीं मैम, क्या है, कुछ दिन पहले एक हादसा ऐसा हुआ अपने बीच में मैम, और वो हादसा देखा मैंने। उसमें क्या हुआ, कुछ लोग जो सामने वाले थे, एक हमारे परिवार में हादसा हुआ, और जब कुछ सामने वाले जो लोग थे वो विधायक और सांसद के करीबी लोग थे। उसके बाद जब उसमें केस हुआ तो उसमें किसी भी प्रकार का हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरे घर में कोई पृष्ठभूमि नहीं है राजनीति की, मेरे पिताजी किसान है, मेरे बब्बा जी किसान है, और मेरा परिवार जो है पूरा किसान परिवार का आता है। जब हम रीवा जिले में मुझे पढ़ने के लिए भेजा गया, जब मैं यहाँ टीआरएस कॉलेज में आके पढ़ा, तो मुझे याद आया कि एक परिवार में ऐसी घटना हुई थी। सिर्फ हमारे पक्ष में इसलिए फैसला नहीं हुआ क्योंकि हमारे पिताजी विधायक नहीं थे, हमारे पिताजी का विधायक से संपर्क नहीं था, और विधायक हमारे करीबी नहीं थे। इस वजह से हमारे पक्ष में वो फैसला नहीं हुआ, और सामने वाले आरोपी जो थे वो बच गए। तो इस तरह की जब घटनाएं हुई तो हमें ऐसा लगा, अंदर से हमारे वो आवाज उठी कि नहीं नहीं, अब ये कुछ ऐसा करके दिखाना है कि जो व्यक्ति परेशान है उसकी आवाज बनना है। तो इसके लिए हम आगे आए और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरुआत की। तो मैं एक, हमारा चोरमारी गांव है, रामपुर बाघेलान में आता है, मैं वहां से रीवा जिला हमको पढ़ने भेजा गया। मेरे को माता पिता बब्बा दादी हमारी बहुत मदद करते हैं, और हमें बब्बा जी ने मार्गदर्शन दिया और मुझे रीवा भेजा। जब मैं स्कूल में पढ़ता रहा तब एक सामाजिक संगठन में काम करता था मैं, जय महाकाल सेवा संघ में हमने काम किया। उसके बाद मुझे, जब मैं टीआरएस कॉलेज में पढ़ाई शुरू किया तो मुझे लगा, मैं कॉलेज की समस्याएं भी देखा। कॉलेज में सोचिए ये स्थिति है, कोई व्यक्ति जा रहा है, गया कि मेरा फॉर्म जमा करना है, उसको ऐसे भटकाने का काम किया जाएगा, सही गाइडेंस नहीं देते हैं।
बेचारा छात्र पूरा दिन भटक रहा है, उसका गार्जियन बेचारा भटक रहा है, इससे कुछ होता नहीं। लेकिन जब हमने कोई एक मे आई हेल्प यू टाइप का मिल जाता है और उनकी सहायता हो जाती है, नॉर्मल सा काम है, वो टीचर भी कर सकते हैं जो बैठे हैं, जो उसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन नहीं करते हैं, भटकाने का काम किया जाता है। उनकी मदद करने का हम काम करते हैं और मुझे इसी में खुशी मिलती है। और यही मैं, जब ये चीज़ मेरे से घटना हुई, मैंने बताया परिवार में, तो मुझे ये चीज़ लगा कि मैं अपने जो लोग परेशान हैं उनकी मदद करना अपने से लगा के, कभी कोई ये नहीं कह सकता कि पंकज ने मेरे से 5 रुपए, 10 रुपए या 100 रुपए लिया। आज तक आपने देखा होगा 3 साल से मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ और 2017 से मैं एनएसयूआई में काम कर रहा हूँ, टीआरएस कॉलेज के इकाई अध्यक्ष भी रहा। तो इसके कभी ये कोई नहीं कह सकता कि 200-400 रुपए मेरे से कोई खाया। मैं अपने से पेट्रोल डला के, लोगों को 2 बजे समस्या आती है तो थाने में जाके खड़ा होता हूँ कि भैया ऐसी समस्या है, तो ऐसा ऐसा मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो पंकज, आपकी फिर अर्निंग कहाँ से होती है? कहीं से आपको सपोर्ट मिलता है, कहीं से कुछ? निश्चित रूप से सपोर्ट मिलता है, मेरे घर परिवार के लोग अच्छा, जैसे आपका हैं। फैमिली का जी, सपोर्ट हमारा है, फैमिली। बाकी आपको राजनीतिक सपोर्ट? राजनीतिक कोई नहीं है, हमारी खुद की शॉप चलती है। जी। मैं अपनी खुद की मोबाइल की शॉप चलाता हूँ, कुछ काम धाम भी जैसे ठेकेदारी में थोड़ा बहुत करता हूँ, तो इस तरह के काम हाँ, धाम मतलब खुद से मैं कुल करके। मिला के पूछना चाहती हूँ जी। कि कहीं राजनीतिक सपोर्ट कुछ आपको हो? राजनीतिक सपोर्ट काम धाम से लेकर अगर आप कहें कि अर्निंग का, तो कुछ नहीं है। सब जो नेता हैं हमारे बीच के, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष जी हो गए, हमारे जो भी यहाँ के बड़े नेता हैं, वो हमारी मदद करते हैं। जब कोई बड़ा कार्यक्रम करना हो तो जिस प्रकार से अगर वो मदद करने लायक होते हैं तो हमारी मदद भी करते हैं। पंकज, आपके आंदोलन हमेशा उग्र रहते हैं। अभी जो ये पीएचडी वाला हुआ था, नियुक्ति वाला, इसका थोड़ा सा विस्तार से पहले हमको बताइए। देखिए, सबसे पहले आपने कहा उग्र का, हम बता दें कि उग्र आप हमेशा आपके आंदोलन उग्र रहते हैं। नहीं नहीं, ये गलत बात है। और मैं उग्र आंदोलन तब करता हूँ, पहले मैं जाता हूँ सामान्य एक बार बात करता हूँ। 5 लोग गया कोर कमेटी के साथ और मैंने कुलपति महोदय से बात की कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में गड़बड़ी हुई, इसकी जांच करवाइए। कुलपति महोदय ने कहा 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, इस पर हम जांच करवा रहे हैं। लेकिन जब इस पर 15 दिन बीत गए, मैं कुलपति महोदय जी को फोन करना चालू किया तो कुलपति जी ने फोन उठाना बंद कर दिया। कुलपति जी को मैंने फोन लगाया, उसके बाद मैं कुलपति जी के ऑफिस पहुंच गया, तो 20 दिन बाद बोलते हैं कि जांच चालू है। 20 दिन हो चुके थे, उन्होंने बोला जांच चालू। हमने बोला इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा जांच का, तो उन्होंने कहा कि रिजल्ट टाइम लगेगा। हमने कहा अभी 15 दिन बाद आप बोल रहे हैं कि टाइम लगेगा, और 1 हफ्ते बाद आप इसका, जो लोग पास हो गए उनका इंटरव्यू करा के आप प्रवेश देने वाले हो, तो फिर क्या होगा? तो बोले कि अब नहीं, कुछ नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? जब उनका ये जवाब आया तो मुझे मजबूरन करना पड़ा कि फिर मैं अब उग्र आंदोलन करूंगा, पूरे छात्रों को लेके, पूरे सभी कॉलेजों के छात्रों को लेकर, और इसके लिए आंदोलन करूंगा जो गलत हुआ। उसमें असलियत में आपने पूछा कि विस्तार से बताइए गलत क्या हुआ। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम वो एग्जाम है जब कोई छात्र पीएचडी करना चाहता है। तो जैसे स्कूलों में, सैनिक स्कूल है तो वहाँ प्रवेश परीक्षा के लिए इंटरव्यू वो देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम। तो जब एंट्रेंस एग्जाम होता है पीएचडी के लिए हुआ, तो जब परीक्षा दिया गया तो जो छात्र परीक्षा दिए उनमें से 400 के आसपास छात्र थे कुछ, तो 340-50 बच्चे फेल हो गए, सोचिए। ठीक है, और पास कौन हुए? जो हमारे डिप्टी सीएम जी के जिंदाबाद लगाते हैं, उनके पास, उनकी मेरे पास फोटो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पास कौन हुए? जो सांसद जी के साथ घूमते हैं। पास कौन हुए? जो लोग नेताओं का जिंदाबाद, बीजेपी के नेताओं का जिंदाबाद लगाने का काम करते हैं। मतलब वो जो रिजल्ट घोषित हुआ वो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के दबाव में, और सत्ता पक्ष के लोगों को पीएचडी जैसे कोर्स कराने के लिए दबाव बना, और उन्हीं लोगों को पास किया गया। और कुलपति महोदय जी बचते नजर आए। कुलपति महोदय जी रीवा के हैं, लेकिन 90% आप फोन लगाइए तो जबलपुर रहते हैं। तो इस तरह की स्थिति बनी। जब हमने बात की कि इस पर सामान्य परिवार के जो छात्र हैं, जो वास्तव में हकदार थे उसके लिए, पीएचडी के लिए, उनके साथ गड़बड़ी की गई। जब हमने उस पर बात की तो कुलपति महोदय ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मजबूरन में हमें उग्र आंदोलन करना पड़ा। इस तरह की कहानी थी। और अभी भी आप बता दें कि अभी भी उस पर कोई निराकरण नहीं किया इन्होंने। क्यों नहीं? सफलता नहीं मिली सफलता, निश्चित रूप से सफलता नहीं मिली। और जो हमें पता है कि किसके दबाव में और किसके कहने पे हुआ है, सब चीजें पता है, लेकिन अपन इसलिए शांत हो गए क्योंकि उन्होंने, जो छात्र थे, उन्होंने कहा ठीक है भैया, अब जब इसी तरह होना, तो वो बेचारे हार मान के कहे कि हम पीएचडी ही नहीं करेंगे। सोचिए, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पढ़ाते हैं जिनका पीएचडी होल्डर ही नहीं, पीएचडी होल्डर नहीं है, जबकि विश्वविद्यालय में कोई भी जन भागीदारी का, जी, बहुत सारे टीचर ऐसे। अब लॉ डिपार्टमेंट में चले जाइए, मैं बता दे रहा हूँ, आप चले जाइए, आरटीआई लगा दीजिए कि इनका क्या पीएचडी होल्डर है, नहीं मिलेगा। बिना पीएचडी होल्डर वहाँ बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। बिना पीएचडी होल्डर कैसे? वही, यही तो बात है ना, इसी की आवाज तो उठाता हूँ मैं कि ये क्यों, जब नियम में ये है कि पीएचडी होल्डर ही पढ़ा सकता है, टीचर हो सकता है, तो बिना पीएचडी होल्डर कैसे वहां पे टीचर हो गए? वो इसलिए हो गए क्योंकि डिप्टी सीएम जी का फोन चला जाता है। आपने देखा है, यहाँ पे वैकेंसी निकलती है विश्वविद्यालय में, तो सिलेक्शन किसका होता है?
कोई किसी प्रकार से पेपर में न्यूज नहीं दी जाती कि इसकी वैकेंसी निकली है। पंकज, आप डिप्टी सीएम से बहुत नाराज लग रहे हैं। नहीं, ये व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है, ये वास्तव में बाहरी लोगों की नाराजगी है, जो छात्र हैं, जो सामान्य परिवार से, उनकी नाराजगी। डिप्टी सीएम जी पीछे दरवाजे से निकल जाते हैं जब छात्र मिलने जाते हैं। कहिए तो मैं कल चला जाऊँ, आपको दिखा दूँ, वो पीछे के दरवाजे से निकल जाएंगे। उनको छात्रों से समस्या होती है। सांसद जी हमारे हैं तो उनकी तो बातें छोड़ दीजिए, उनकी निराली बात है। उनको न छात्रों से मतलब है, न रीवा जिले के विकास से मतलब। ऐसा कौन सा काम आप बता दीजिए सांसद जी के लेटर पैड में हो गया है जो रीवा जिले में दिख रहा हो? ऐसा कोई काम नहीं। तो हमारे यहाँ सांसद जी जो हुए हैं वो बच्चों को नहलाने के लिए हुए हैं, साफ सफाई के लिए हुए हैं। तो हम पूछते हैं कि सफाई कर्मचारी और सांसद जी में क्या फर्क रह गया है? आखिर पढ़ा लिखा सांसद क्यों किया गया है? इसलिए दिया गया है कि आप छात्रों की समस्याएं तो उनको लेके जाइए। इस तरह की स्थिति है। जो पीएचडी में गड़बड़ी की गई उसका हम विरोध करते थे, अभी भी कर रहे हैं, और अभी भी हम इंतजार ही कर रहे हैं। हो सकेगा तो अब हम अगले दिन जब सीएम का रीवा आगमन भी होगा, हम उनको भी रोकने का काम करेंगे विथ प्रूफ लेके, कि आप ये जो गड़बड़ी हुई है इसकी जांच करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। फर्जी नियुक्तियां, फर्जी नियुक्तियां जो आप बताते हैं, फर्जी नियुक्ति, तो ये क्या करते हैं, कोई वैकेंसी निकली तो आपको चाहिए कि पेपर में आप दो कि ये न्यूज वैकेंसी निकली है, आप अपना नाम दो, उसके बाद इंटरव्यू करो, जो उसका हकदार है उसको दो। तो ये क्या करते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का विज्ञापन नहीं निकालते। विज्ञापन नहीं निकलता तो किसी को पता नहीं चलता। जब कोई जाता है कि सर कोई वैकेंसी आने वाली थी, नहीं आई, तो वो तो हो गई, वैकेंसी हो जाती है। उसमें भर्ती कौन होता है, या कि प्रोफेसर का बेटा बेटी हो जाते हैं जो वहाँ पहले से पढ़ रहे हैं, या कि हमारे जो बीजेपी सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके कोई रिश्तेदार, कोई मामा मामी नानी नाना इस टाइप का जो बने तो वो हो जाते हैं। ये फर्जी नियुक्ति का मामला है। तो आप काफी परेशान हैं यहाँ जी। की प्रशासन और शासन दोनों से। बिल्कुल। तो आप ऐसे कब तक लड़ते रहेंगे? देखिए, हमारा काम है कि लड़ाई लड़ना। बात ये होता है कि सफलता कितनी मिली ये मायने नहीं रखता, आपने लड़ाई कितनी लड़ी। और हमने मुझे इस बात का गर्व होता है कि मैं सच के साथ खड़ा होता हूँ और लड़ाई लड़ता हूँ। देखिए, सफलता मिलना ना मिलना, 90% मैं सब बात करता हूँ तो 90% तो मेरे काम नहीं होते, 10% ही काम होते। लेकिन अगर मैं गलत को सह कर रह जाऊँ, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। कोई चीज गलत होता तो मैं उस पर बोलने का काम करता हूँ। और आगे भी आपने कहा कि कब तक लड़ेंगे, तो मैं जब तक हूँ, मैं छात्र राजनीति कर रहा हूँ तो छात्रों के लिए लड़ रहा हूँ, युवा में जाऊंगा तो युवाओं के लिए लड़ूंगा, आगे जाऊंगा तो मैं सभी के लिए, किसान परिवार सबके लिए लड़ूंगा। आपके इस आंदोलन में भी जो ये उग्र आंदोलन होता है तो एक नाम दिया जाता है अग्रेसिव पंकज जी। तो और ये स्टंटबाजी के लिए, राजनीति में आने के लिए, फेस बनने के लिए सब कुछ करता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब आपने कहा कि स्टंटबाजी के लिए कार्यक्रम करते हैं फ्रंट में आने के लिए। हमको देखिए, फ्रंट में आना हो अगर नेताओं के, तो हम डेली भोपाल चले जाएं, बड़े नेताओं के बंगले में 150 लोग ले जाके जिंदाबाद कराएं उनका, तो हम फ्रंट में इस तरह आ सकते हैं। डेली नेता आते हैं, हम उनके जिंदाबाद बुलाएं डेली जाके। हम ये काम नहीं करते कि हम नेताओं को रेलवे स्टेशन लेने जाने का काम करें और जिंदाबाद बुलाएं तो हम नेताओं की नजर में आ सकते हैं। लेकिन हमको ऐसे नजर में नहीं आना। हमको नजर में उस तरह आना है कि मैं छात्रों की हेल्प करूं और तब मुझे कोई कहे कि वाह यार, शानदार आपने किया, बच्चों का काम हो गया। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। विश्वविद्यालय में एलएलबी की 5 साल से जो एक एलएलबी की कोर्स होता है उसकी शुल्क नहीं जमा थी 5 साल से। मतलब जो पिछले भी छात्र पढ़ चुके थे उनकी भी मान्यता रद्द कर दी गई थी। मतलब बार काउंसलिंग का पेपर तक रद्द कर दिया गया था। लेकिन जब हमने उस पर आवाज उठाई रात को 9 बजे तक, इसके पुराने वाले कुलपति महोदय थे, रात तक 9 बजे तक हमने उनको नहीं जाने दिया। बैठक भी रात को हुई, लेकिन उसका 34 लाख रुपए फीस बकाया थी और रात में 2 दिन के अंदर 34 लाख रुपए जमा करना पड़ा उनको। तो ये हमको स्टंटबाजी के लिए हमने नहीं किया। 2000 बच्चे धरने में बैठे थे, हम ये आपको फोटो भी देंगे। 2000 बच्चे धरने में बैठे थे हमारे साथ और हमने 2 दिन के अंदर 34 लाख रुपए शुल्क जमा कराने का काम किया। मुझे इस बात की खुशी है कि वो बच्चे आज भी फोन लगाते हैं तो बोलते हैं कि भैया धन्यवाद, आपकी वजह से हम लोग की एलएलबी की मान्यता रह गई। तो ये स्टंटबाजी नहीं है। ये वही लोग कहते हैं स्टंटबाजी जो नेताओं के आगे पीछे घूमने का काम करते हैं और उनको इस तरह का सम्मान नहीं मिल पाता जिस तरह से हमको मिल रहा है। हमको सम्मान और लोग इसलिए देखते हैं, हमको तो कहते हैं कि बहुत अच्छा। मुझे नजर में अगर आना होगा नेताओं के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है। मुझे जरूरी नहीं है कि मैं 400 500 1000 लड़के इकट्ठा करूं और जाके पुलिस की लाठी खाऊं। ऐसा कोई किसी का शौक नहीं होता कि मेरे ऊपर केस भी लगते हैं। मेरे ऊपर आज की डेट में 15 से 20 केस हैं। तो इस तरह की कहानी तो हमें कोई ऐसा शौक नहीं है नेताओं में नजर। मैंने बताया कि नेताओं की नजर में आना होगा तो हम दिल्ली भोपाल जाते हैं, हम नेताओं से मिलते भी हैं और यहाँ भी आते हैं तो हमने उनका भी स्वागत करते हैं। तो हमें नजर में आने के लिए बहुत सारे ऑप्शन, इसके लिए बिल्कुल नहीं है। उग्र आंदोलन मैंने बताया ना, पहली बार शांति से, दूसरी बार हम जाते हैं तो उनसे निवेदन करके आते हैं कि 10 दिन का टाइम अगर आप कर सकते हैं ठीक है। उसके बाद अगर कुछ रिस्पांस नहीं आता तब हम उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होते हैं।
संगठन का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, मेरी जो संगठन है एनएसयूआई, ये कांग्रेस की विचारधारा से काम करता है हमारा संगठन। निश्चित रूप से हम इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, हमारे आज नेता राहुल गांधी जी के बताए हुए जो हमारे उद्देश्य है, उन्हीं उद्देश्यों पर काम करने का काम करती है महात्मा गांधी जी हमारे। तो हम उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का काम करते हैं। जो आपने देखा है कि हमारी एनएसयूआई की स्थापना जो है इंदिरा गांधी जी ने की थी। बानर सेना के नाम से उस समय स्थापना हुई थी हमारे एनएसयूआई की। तो हम सब एनएसयूआई के उद्देश्य ये होता है कि सभी छात्रों तक एनएसयूआई की विचारधारा को पहुंचाने का काम करते हैं, छात्रों की समस्याओं को उठाने का काम करते हैं, संगठन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम करते हैं कि हमारे संगठन से लोग कैसे प्रेरित हो। आज के डेट में आप चले जाइए, किसी भी कॉलेज चले जाइए, एनएसयूआई का नाम ले लीजिए, ग्रामीण से लेकर शहर तक में एनएसयूआई की कार्यकारिणी है, एनएसयूआई की विचारधारा से लोग जुड़े हुए हैं। ये जो लोग अफवाह फैलाते हैं, सरकार देखिए किसी की भी हो, आप किसी की भी आ रही हो, सत्ता किसी की भी आ रही हो, लेकिन आज एनएसयूआई की टीम रीवा जिले में आप देख लीजिए, पूरे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, सबसे ज्यादा एनएसयूआई के कार्यकर्ता है, हर कॉलेज में कार्यकर्ता है। और हम उन्हें कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने का काम करते हैं, जो वास्तव में छात्रों की हक की लड़ाई लड़ते हैं, किसानों की हक की लड़ाई लड़ते हैं, जो छात्र परेशान हैं उनके हर प्रकार से मदद करने का काम करते हैं। तो छात्रों, हमारा उद्देश्य है कि सभी को एक साथ लेकर, सभी छात्रों की समस्याओं को उठाकर उनका निराकरण करने का काम एनएसयूआई का हमारा उद्देश्य। एक घेराव हुआ था कुछ टाइम पहले जो टीआरएस से और उप मुख्यमंत्री जी के गेट तक हुआ, तो वो किस उद्देश्य से हुआ था, क्या था उसमें, आपको कहाँ तक सफलता मिली? ये 1 साल पहले का मामला है। यहाँ से टीआरएस कॉलेज के पास हम एकत्रीकरण किए थे लोगों का। उसमें कई सारे छात्राएं ज्यादा थी संख्या, और विवेकानंद पार्क से हम गए थे, डिप्टी सीएम जी से मिलने जा रहे थे हम लोग, डिप्टी सीएम अमैया। जब हम लोग डिप्टी सीएम जी से मिलने जा रहे थे, उसमें मामला ये था कि पटवारी भर्ती घोटाला हुआ था इस समय पे, और ये इनसे ये कहा गया कि इस पर जांच कराइए। एक आपका नर्सिंग का पेपर था, 2019 से सोचिए रिजल्ट नहीं आ रहा था बच्चों को। अब आप ये लगाइए कि कोई 12वीं का स्टूडेंट हो और उसका 4 साल रिजल्ट ना आए, मतलब 4 साल पीछे चला गया, फ्यूचर खराब हो गया। तो ये इनका जो है विभाग जो था वो नर्सिंग से ही था, तो स्वास्थ्य विभाग के ही मंत्री इन्होंने प्रभार है। तो मैंने इनसे मांग की कि सर इसकी जांच कराइए, क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है। जब रिजल्ट नहीं आएगा तो 4 साल से वैकेंसी नहीं आएगी, कौन पेपर देगा। तो जब इन्होंने कुछ नहीं किया, तो हमने एक बड़ा कार्यक्रम करने का प्लान किया कि अब डिप्टी सीएम से मैं सभी को लेकर मिलूंगा। पूरे रीवा जिले के नर्सिंग के छात्र इकट्ठा हुए थे। जब हम मिलने जा रहे थे तो पुलिस प्रशासन ने बैरिकेटिंग कर दी, नहीं आप नहीं मिल सकते। डिप्टी सीएम जी रीवा में थे, उनको कहा गया रीवा में नहीं, तो शाम को वो कार्यक्रम में दिख गए, तो हमें सबको रोका गया। हम लोगों पर लाठीचार्ज भी हुआ था, अभी हम आपको फोटो भी उपलब्ध कराएंगे। लाठीचार्ज हुआ था, बहुत सारी उसमें छात्राएं भी घायल हुई थी। उसके बाद भी हम लोगों के ऊपर बलवा जैसी धाराएं लगाई गई, उसमें 153 के तहत कार्रवाई भी हुई, 151 के तहत कार्रवाई हुई। उसके बाद भी हमें सफलता मिली। उसमें 20 दिन बाद उसका परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, लेकिन जीत हुई हमारी। निश्चित रूप से 2 हमने आपको जीत बताई, एक हमारी एलएलबी वाली और एक ये। तो आंदोलन करने से, कहते हैं जब ये हो जाता है कि आंदोलन से ही रिजल्ट आना है, तो फिर मजबूरी में हमको आंदोलन करना पड़ता है। ये आपकी चॉइस नहीं, ऑप्शन है जी, ना? ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है। ये आपकी इच्छा नहीं है, ये मेरी इच्छा नहीं है, बिल्कुल ये लास्ट ऑप्शन है। अगर आपका काम सहजता से हो जाए तो आपको बिल्कुल नहीं, हमको कोई शौक नहीं है इस सब चीजों का, हमें मजबूरी में ये सब करना पड़ता है, और आगे भी अगर ऐसी समस्या आएंगी तो हम करेंगे। आप संगठन को मजबूत करने के लिए आपकी रणनीति क्या है? मेरी संगठन को मजबूत करने की रणनीति ये है कि हम सभी कॉलेजों में जाकर क्लास बाय क्लास छात्रों से मिलेंगे, कांग्रेस की विचारधारा को बताने का काम करेंगे। हम यही चाहते हैं कि जो व्यक्ति को पढ़ने से रोका गया, सोचिए बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की बात कर रहा हूँ, वो व्यक्ति हम सबको पढ़ने का अधिकार देके गए, तो हम उनकी विचारधारा, हम महात्मा गांधी जी जो सत्य अहिंसा पर चलते हैं, उनके पर सत्य अहिंसा पर वो किए उन्होंने, है ना, तो हमें उनके ऊपर गर्व है और उनकी विचारधारा को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जो अहिंसा का मार्ग है इसको बिल्कुल हम चुनने का काम नहीं करेंगे। लोगों को, जो ये बीजेपी के लोग हैं, ये नथुराम गोडसे जी को भी पूजने का काम करते हैं और महात्मा गांधी जी को भी पूजने का काम करते हैं। समय समय पर ये बदल जाते हैं, लेकिन हम उनमें से नहीं, हम महात्मा गांधी जी के अनुयायी हैं और उनके ही बताए मार्ग पर चल रहे हैं, जो सत्य की नींव खड़ी करेगा एक दिन। और छात्रों को हम इन्हीं विचारधाराओं से जोड़ने का काम करते हैं। नेहरू जी की विचारधारा, महात्मा गांधी जी की विचारधारा, भीमराव अम्बेडकर जी, भगत सिंह जी, ऐसे हमारे कांग्रेस के क्रांतिकारी हुए, जो कांग्रेस के लोगों ने स्वतंत्रता में अपनी भागीदारी निभाई,
भाजपा का ऐसा कौन सा नेता है जो भागीदारी निभाया? तो हम इन्हीं सभी विचारधाराओं को लेकर कॉलेज बाई कॉलेज जाते हैं और उनकी जो हमारी विचारधारा है उन तक पहुंचाने का काम करते हैं, और सभी कॉलेजों में ग्रामीण से लेकर शहर तक एनएसयूआई से लोग इसी को देखते हुए जुड़ते हैं। बाबा साहब को तो भाजपा वाले भी पूछते हैं। आपने कहा बाबा साहब को भाजपा वाले ही पूछते हैं। अभी आपको, अगर आपने सुनी होंगी तो कहा गया था कि 400 प्लस सीटें अगर आ गई केंद्र में चुनाव के समय तो हम संविधान बदल देंगे, इन्होंने कहा था। तो अगर ये बाबा साहब को मानते होते तो ये संविधान बदलने की बात नहीं करते। इस तरह की कहानी है। ये सब इसलिए करते हैं जब इनकी बात होती है कि अब चुनाव का समय आ रहा है, मुझे पूछना जरूरी है, तब ये सर झुकाने का काम करते हैं। ये तो नथुराम गोडसे को भी पूछते हैं, कह दे कोई बीजेपी का व्यक्ति यहाँ पे बैठ के कि नहीं नथुराम गोडसे का मैं विरोधी हूँ, मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये दोनों लोगों को पूछने का काम करते हैं, दोनों को मैनेज करने का काम करते हैं। तो इस तरह की कहानी है जनता को दिखाने का। इन फ्यूचर अगर आपको बीजेपी से एक अच्छा पद दे दिया जाए, बड़ा पद दे दिया जाए, तो आप कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाना पसंद करेंगे? ये कभी नहीं हो सकता मैम। आप हो सकता है ये भी कहें कि सिंधिया जैसे चले गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो नॉर्मल है, कभी भी जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरा जो परिवार है वो पुराना कांग्रेसी है और हमेशा कांग्रेस को, हमारे बब्बा जी हैं, आज भी आप जाइए तो कांग्रेस के अलावा बात नहीं करते। उन्होंने देखा है। आज सोचिए वो लोग भी भाजपा भाजपा गाते हैं, आज भी जिनके घर में नौकरी जो है वो कांग्रेस की दी हुई है। आज वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है, सोचिए इस तरह का। तो भाजपा ने जिस तरह का काम कर रही है, जो हर प्रकार, कौन नहीं परेशान है भाजपा की सरकार में? किसान परेशान है, युवा परेशान है, छात्र परेशान है, पेपर लीक आए दिन हो रहे हैं, पटवारी भर्ती घोटाला हो गया। सोचिए इतने बड़े बड़े घोटाला भाजपा की सरकार में हो रहे हैं, छात्र से लेकर हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। हमें बीजेपी से नफरत नहीं, बीजेपी की विचारधारा से नफरत है। बीजेपी की विचारधारा, ये चीज तो जब कांग्रेस का शासन था तो वो लोग भी यही बोल रहे थे। वो लोग बोल रहे थे। हमने देखिए कांग्रेस का शासन हमने नहीं देखा। हम जब से आए हम विपक्ष में रहे, ठीक है। कांग्रेस के शासन में ये कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, ये इनका क्वेश्चन होता है। 70 साल में कांग्रेस ने वो किया, देश में सुई नहीं बनती थी, आज देश में कंप्यूटर तक राजीव गांधी जी ने दिया। भाजपा क्या कर रही है? भाजपा सिर्फ काम कर रही है उसी, जैसे टीआरएस कॉलेज है उसी को चमका देंगे तो बोलेंगे भाजपा की देन है। ये बिल्कुल नहीं है। आप गंगा कछार में कॉलेज बननी थी, कांग्रेस की हमारी सरकार थी मध्य प्रदेश में, तो जीडीसी दूसरे एक कन्या महाविद्यालय बनने की बात आई थी, बीजेपी ने उसको मॉल के लिए दे दिया। तो इस तरह कहानी। ये लोग 70 साल का हिसाब मांगते हैं। सोचिए ये अपना खुद का 2000 बनाया हुआ नोट 2 साल नहीं चला पाए, ये 70 साल का हिसाब कैसे मांग रहे हैं? ये सोचने वाला विषय। तो ये जो आरोप लगाते हैं सत्ता में बैठे हुए लोग, ये गलत है। और जो वास्तव में परेशान है वो हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है भाजपा के शासनकाल में। आपने कॉलेज की सुरक्षा के लिए क्या किया? बीजेपी कांग्रेस तो करेगी जब करेगी, आप बताइए आपने क्या किया? हमने छात्रों की सुरक्षाओं के खास लिए, तौर से लड़कियों के लिए हमने लड़कियों के लिए पहली बात तो हमने मे आई हेल्प यू का काम किया सभी कॉलेजों में कि मे आई हेल्प यू एक नंबर होना चाहिए, जो छात्राओं का अलग होना चाहिए, छात्रों का अलग होना चाहिए। दूसरी, हम टीआरएस महाविद्यालय जैसी इस तरह कॉलेज हैं जहाँ घटनाएं होती रहती है, वहां पे हमने चौकी की मांग की। आज भी आप चले जाइए तो 100 नंबर वहां खड़ी होती है। तो हमने चौकी तक की मांग कर रहा हूँ। हर महाविद्यालयों की एक चौकी होनी चाहिए, जहाँ पे गार्ड रूम होता है, एक चौकी हो, वहाँ पे एक पुलिस का कर्मचारी बैठे। क्या होगा? इससे घटनाएं नहीं होंगी जो छात्रों के साथ आए दिन मारपीट या छात्राओं पर कमेंटबाजी, इस तरह की जो आजकल सबसे आम बात हो गई है। तो इस तरह की घटनाएं ना हो, इसलिए ऐसे हम लोग छात्रों के लिए कर रहे हैं काम। आपको लगता है एनएसयूआई आज के युवाओं को सही प्रतिनिधित्व कर पा रहा है? बिल्कुल कर पा रहा है। मैंने आपको बताया अभी कि एनएसयूआई से बहुत सारे युवा छात्र जुड़े हुए। ये जो हजारों हजार युवा खड़े होते हैं घेराव कार्यक्रम में, ये अब लाठी डंडों से डरने वाले नहीं है। ये सब राहुल गांधी जी के बब्बर शेर बन चुके हैं। ये बिल्कुल भी डरने वाले नहीं। हमारा नेता जो राहुल गांधी है, हमें उनके ऊपर गर्व होता है कि जिस प्रकार से वो व्यक्ति अगर बैठ के चाहे तो वो जीवन भर व्यक्ति उनका परिवार खा सकता है, लेकिन वो व्यक्ति आज भी जमीन में संघर्ष कर रहे हैं। 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। तो ये सब राहुल गांधी जी की विचारधारा पर चलने का काम कर रहे हैं। और हम सब, ये छात्र डरने वाला नहीं है, ये विपक्ष में ही काम करेगा और जो छात्रों की समस्या है उन्हें उठाने का काम करता रहेगा। आपको रीवा में लोकप्रिय नेता कौन है? देखिए रीवा में बहुत सारे लोकप्रिय नेता हैं। आपके लोकप्रिय नेता कौन है? हमारे लोकप्रिय नेता आपके श्रीनिवास तिवारी जी रहे, आपके अर्जुन सिंह जी रहे। इन्होंने वास्तव में कांग्रेस को यहाँ पे बनाया। वो तो अब इस दुनिया में नहीं है जी, जो अभी प्रेजेंट में है उनके लिए। देखिए हम किसी नेता का वो नहीं करते कि कौन है लोकप्रिय। हमारे यहाँ पे जितने लोग काम अच्छा लगे,
घर में भी सदस्य होते हैं, उनका काम हमको अच्छा लगता है तो हम बोलते हैं कि हमारे बब्बा का काम हमको बहुत देखिए अच्छा हमने लगता है। बताया कि कांग्रेस जो है एक विचारधारा है, और जो विचारधारा है हमारी, तो हम निश्चित रूप से हमारे सभी नेता अच्छे हैं, हम सभी को अच्छा मानते हैं। जितने भी लोग हैं हमारे कांग्रेस के, सब हमारे लिए अच्छे हैं। हम कांग्रेस नहीं बोले, जी हम सभी रीवा के सभी नेता बोले हैं। देखिए हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि कोई भी लीडर यहाँ पे जो वास्तव में समस्याएं हैं उन पर कोई काम करे, ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे। जो समस्याएं हैं उन पर जो काम करने की बात है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, ये सच्चाई है। हम फ्लाईओवर को विकास नहीं मानते, हम इसको विकास नहीं मानते, सड़कों को। आप अगर कह रही हैं कि आपका लोकप्रिय नेता कौन है, तो हम कहते हैं कांग्रेस के जितने लीडर हैं हमारे, वो सब हमारे मार्गदर्शक है, सब अच्छे हैं। अच्छा, जी मतलब आप इसमें स्पष्ट जवाब बिल्कुल नहीं देंगे। स्पष्ट जवाब है मैम, जो भी कांग्रेस के लीडर है हमारे मार्गदर्शक, वो सब अच्छे हैं। जी ये ऑप्शन रखा जाए कि आप किसके जैसा बनना चाहते हैं जी अभी रीवा के नेताओं में, तो आप किसके जैसा बनना चाहते हैं? मैं बनना चाहता हूँ अर्जुन सिंह जी जैसे, वो जिन्होंने नहीं कि आप है अब। जी ठीक है, वो तो सबके आइडल थे, सब उनको मानते हैं, श्रीनिवास तिवारी जी को सब मानते हैं। अभी बताइए किनका काम क्या आपको अच्छा लगता है? मेरा क्वेश्चन घूम फिर के वहीं पे है। नहीं नहीं, ऐसा अभी कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जैसा बनना चाहूँ। जो थे बताया ना मैंने, श्रीनिवास तिवारी जी, अर्जुन सिंह जी जैसे मेरे बनने का लक्ष्य है। इस तरह के जब कोई हमारे पास समस्या लेके आए तो मैं उनका निराकरण कर सकूँ तुरंत, बस। अभय मिश्रा आपको कैसे लगते हैं? अच्छे हैं, अच्छे हैं। आप कभी उनसे मिले? कई बार मिले, आपका काम करते हैं? 100% करते हैं। आप उनसे संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल। हमारे, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लीडर हैं, आप चले जाइए। हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं राजेंद्र शर्मा जी, अच्छे हैं। हमारे मंगू भैया हैं, आपके शहर अध्यक्ष रहे पूर्व, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे लड़ते हैं। हमारे यहाँ आपके महापौर जय मिश्रा बाबा जी हैं, अभय मिश्रा जी हो गए, सुखेंद्र सिंह बन्ना जी हो गए। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो वास्तव में काम करते हैं। रमाशंकर सिंह पटेल जी हो गए आपके, जो बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो वास्तव में काम करते हैं और हर वर्ग की समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। सब हमारे आइडल हैं। पंकज, आप जेल कितनी बार गए? जेल हम बताया ना कि 12 से 15 हमारे ऊपर मुकदमे हैं, 4 से 5 बार हम जेल जा चुके हैं। कितने घंटों के लिए? मैं एक बार तो 11 बजे से मैं रात को 9 बजे तक रहा हूँ जेल में, पूरा दिन के लिए जेल है मेरे को। आप एक बार अकेले जाते हैं कि नहीं, हमारे साथ टीम भी जाती है। संगठन? कई बार हमारी डिप्टी सीएम वाला घेराव हुआ था, तब मुझे अकेले 8 घंटे के लिए बैठा लिया गया था गिरफ्तारी के बाद। बाकी सब लोग को जब वो हो गई थी 153 के तहत कार्रवाई, मुझे लास्ट तक बैठाया गया, फिर बाद में एसडीएम कार्यालय द्वारा मुझे जमानत मिली थी। तो पंकज, ये आंदोलन, ये राजनीति, ये सुरक्षा रक्षा, इन सब के चक्करों में तो आप अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं अपने लिए? आपका भी कोई जीवन है? देखिए निश्चित रूप से हमारा जीवन है अपने लिए। आपने कहा कि समय, हम अपना जो चाहते हैं, हमारा जो करियर है, मैं ये मानता हूँ कि हम जब लोगों की समस्याओं का निराकरण करेंगे, नीचे वाले हमें रोक सकते हैं कुछ देने से, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है कि कौन किसकी कितनी मदद कर रहा है, वास्तव में किस लायक है। तो जब हमारा वो समय आएगा, और मैं आज भी घर परिवार को भी समय उतना ही देता हूँ जितना मुझे देना चाहिए। मैं घर परिवार में भी अगर कोई समस्याएं होती है, मैं तुरंत घर जाता हूँ। मेरे बब्बा जी, दादी और मम्मी पापा गाँव में रहते हैं, चाची चाचा और भाई लोग यहाँ रहते हैं जो पढ़ते भी हैं और हमारे पढ़ाने का भी काम करते हैं। तो आज भी मैं परिवार को भी समय देता हूँ, लेकिन जो हमारा समय बचता है पढ़ाई से और परिवार के अलावा, मैं उसको छात्रों की समस्याओं को उठाने का काम करता हूँ। जो विपक्ष का हमारा काम होता है, विपक्ष में रहकर हम उनकी मदद करना चाहते हैं जो परेशान व्यक्ति हैं। आप इसी फील्ड राजनीति में ही आगे बढ़ना चाहते हैं कि आपका कोई और भी एम है? नहीं नहीं, बिल्कुल हम इसी पे जाएंगे। देखिए हम आपसे बताते हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लीडरशिप हमें पसंद है। मुझे लीडरशिप करना शुरू से पसंद है। मैं जब 8th क्लास से था तब से मैं लीडरशिप करता था, स्कूल के समय से। मैं मॉडल स्कूल, आपकी सिविल लाइन है, वहाँ से पढ़ाई किया हूँ। उसके बाद मैं टीआरएस कॉलेज में पढ़ा। तो मैं मॉडल स्कूल से भी हमें पसंद था कि मैं मतलब कार्यक्रमों में जाऊँ, देखना पसंद था। पंकज, ये तो वही वाली बात हो गई ना, मुझे दवाई नहीं पीना, औषधि पीना है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है मैम। राजनीति नहीं करना, मुझे मुझे लीडर लीडर बनना है, बिल्कुल यही तो बोलूंगा। दोनों चीज तो फिर बात बहुत हुई। फर्क है। राजनीति ये होती है, मुझे जो मानना है कि आप हमारे साथ बैठे हैं, तो मैं आपके साथ भी अगर सामने से मैं कहूँ कि आपके सामने हूँ, फिर सामने वाला बैठे तो नहीं नहीं वो तो ऐसा ही है, मैं आपके साथ हूँ, तो मैं इस टाइप का नहीं करना चाहता। मैं जिसके साथ खड़ा हूँ तो सामने से खड़ा हूँ, मैं पीठ पीछे वाला नहीं हूँ कि मैं आपके साथ भी हूँ थोड़ा सा और आपके साथ भी हूँ। लीडरशिप का मतलब मैं ये मानता हूँ। तो आप राजनीति में ही आगे जी, जाना मैं चाहते राजनीति में ही अपना करियर आगे हैं? आपने बोल दिया कि राजनीति में जी आगे जी। जाना चाहते हैं। आप मॉडल साइंस कब से नहीं गए? मॉडल साइंस अभी मैं 4-5 दिन पहले ही गया था। वहाँ की व्यवस्था देखे हैं आप? व्यवस्था देखा हमने, वहाँ पे आवाज भी मैंने उठाया कई बार। पानी की समस्याएं हो गई, अभी वर्तमान का एक मामला आया था कि पेड़ कटने का मामला आ रहा है, तो इस पर हमने आप भी। वहाँ की लाइब्रेरी गए? लाइब्रेरी हम गए।
कैसी है आपकी लाइब्रेरी? अभी कुछ दिन पहले तो ठीक नहीं थी, मैंने जो देखा, लेकिन हमने अभी, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, हमने ज्ञापन के माध्यम से प्रिंसिपल सर को वो भी कराया था। आज वहाँ पे आप चले जाइए तो लाइब्रेरी में स्टूडेंट बैठने लगे हैं जी, और वहाँ पे जो कर्मचारी हैं जो पहले नहीं उपलब्ध होते थे, ताला बंद रहता, अब वहाँ पे बैठते हैं। अभी आपका एक मामला आया था मॉडल साइंस का, बच्चे बस का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उनसे शुल्क ली जा रही थी। हमने उस पर आवाज उठाई तो जो लोग बस का यूज नहीं कर रहे थे उनको फिर नहीं लिया गया उनसे। तो जैसे आप छात्र नेता हैं, तो उसके प्रति आपका एक दायित्व बनता है लड़कियों की सुरक्षा को लेकर। जी, तो आप उसके लिए क्या कदम उठाए हैं, क्या कदम उठाने वाले हैं और क्या करना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है। आए दिन न्यूज देखते हैं, हम भी देखते हैं, आप भी देखती हैं कि आज कोई छात्रा यहाँ से जा रही थी, उसके बीच में कुछ गलत हो गया, उठा लिया गया, किडनैप हो गया, बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं। उनके लिए निश्चित रूप से हमने आपको बताया है कि कॉलेजों में मे आई हेल्प यू नंबर का हम लोग काम करते हैं, क्योंकि मुझे जो लगता है पुलिस प्रशासन इतना जल्दी नहीं पहुंच पाती, और हमारा क्या है, हर हर जगह एक कार्यकर्ता है, हर पूरे विधानसभा में, पूरे ब्लॉक में, पूरे हर जगह। तो हम आप इसके माध्यम से मे आई हेल्प यू का नंबर भी आप दे सकते हैं। जी, मे आई हेल्प यू नंबर हमारा है 9424757535। इसके माध्यम से मैं, ये हमारा जो कॉलेज की स्टूडेंट है, मैं सभी जगह विजिटिंग कार्ड प्रोवाइड करता हूँ। कभी भी कोई भी समस्या है, यहाँ तक कि आपके घर परिवार में समस्या है, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा और आपकी आवाज बनकर खड़ा रहूंगा। आपको भीड़ लाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बुलाइए कि भैया मेरी मदद करिए। अभी आपके एक स्कूल का भी मामला आया था कुछ दिनों पहले, आपने देखा होगा कि आपके कोई स्कूल थी चिरहुला में, तो उसका मामला आया था कि बच्ची के ऊपर वो, मैं तुरंत पहुंच गया, मेरे पास फोन आया। मुझे ये नहीं देखता हूँ कि कौन व्यक्ति बीजेपी का है, कौन कांग्रेस का। अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो मैं तुरंत पहुंचता हूँ। तो जो बच्चियों की हेल्प की बात आई कि इनके लिए सुरक्षा के लिए क्या बात है, तो हमने बात किया है। पुलिस प्रशासन ने भी एक नंबर प्रोवाइड किया हुआ है जो छात्राओं की सुरक्षा के लिए दिया गया है, महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए दिया गया है। तो मैं उनको भी बताने का काम करता हूँ, कॉलेज कॉलेज के नंबर आप लोग रखिए, और अपना भी नंबर प्रोवाइड करता हूँ कि आप, हमारे पास भी कोई समस्या है, हमारी जो गर्ल्स के लीडर भी है हमारे पास है, तो उनका भी, मैं उनका मोबाइल नंबर छात्राओं को प्रोवाइड करवाता हूँ। एक ग्रुप भी बना के रखा हूँ मैं कि अगर आपको कोई समस्या आती है, कॉलेज में भी कोई परेशान करता है, बहुत सारी भी आपने देखा है कि सतना का मामला आया था कि कॉलेज में एक प्रिंसिपल, कॉलेज के अंदर आपने देखा कि बेड वोट लगा के रखे थे, तो इस तरह की भी समस्या, एक छात्र ने शिकायत भी किया। अभी एक सिमरिया का मामला है आपके कि एक बच्ची ने सुसाइड नोट लिख के गई है कि 11वीं की छात्रा थी, उसे एक कॉलेज स्कूल का जो शिक्षक था वो हाथ पकड़ने का, ऐसे ऐसे वो करने का काम करता था। तो ऐसे भी मामला है, वहां भी हम पहुंचने का काम करेंगे। तो जो समस्याएं हैं उनके लिए अपना मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करते हैं, और जो छात्राएं उनको ग्रुप में जोड़ने का काम करते हैं। मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप अपनी हमको समस्याएं गुप्त बताएं, और आपका निराकरण हम चुपचाप कराएंगे, आपका नाम फ्रंट में नहीं आएगा, आपको हम न्यूज में दिखाने का काम नहीं करेंगे, आपका फेस। मुझे राजनीति नहीं करनी आपके साथ, आप अपनी समस्याएं बताइए, आपका निराकरण हम करेंगे। बस जो आपके पास प्रूफ है वो हमें देने का काम करना, बाकी हम कर लेंगे सब। आपकी मुलाकात उप मुख्यमंत्री जी से होती है? हमारी होती है। कैसा प्रतिक्रिया रहता है आपके प्रति? उनके में यही तो समस्या है, जब सामने मिलते हैं तो बहुत खुशी से मिलते हैं कि जी जी बिल्कुल हो जाएगा। मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यक्ति अच्छे हैं, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यक्ति अच्छे हैं, मिलते भी अच्छे से। तो रीवा के लिए किया, मैं बोल रहा हूँ, इको पार्क दिया उन्होंने कृष्णा राज का पूरा टूरियम दिया, उन्होंने सड़क दे दी, उन्होंने फ्लाईओवर दे दिया, लेकिन युवाओं के लिए, रोजगार के लिए क्या व्यवस्था हुई आप बताइए? कोई व्यवस्था नहीं हुई। आप गुड़ सोलर प्लांट चले जाइए, 90% लोग यहाँ की या की नेताओं के करीबी लोग भर्ती हैं, या कि बाहर से आए हुए लोग भर्ती हैं। क्या हमारे रीवा जिले में पढ़े लिखे युवा नहीं है? तो फिर हमारे कॉलेज के लोग, आप बताइए, कोटा क्यों जाते हैं हमारे रीवा के लोग, इंदौर क्यों भागते हैं? तो शिक्षा हब में तो काम नहीं हुआ मेरे हिसाब से। आप जो चाहें तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी थोड़ा बोल सकते हैं। बिल्कुल, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की आप हम बात करते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था, आप संजय गांधी चले जाइए, अभी अभी मैं आधे घंटे पहले वहीं से आ रहा हूँ, संजय गांधी से ही आ रहा हूँ। तो आप चले जाइए, लगे हैं लोग बिछाए बिचारे पड़े हुए 2-2 3-3 दिनों से। अभी आपने एक मामला देखा था वीडियो के माध्यम से कि एक कर्मचारी से एक महिला की बहस हो गई थी। उसका बच्चा, रात को 1 बजे की बात है, बेचारी बाहर बैठी हुई थी और रो रही थी बेचारी, और वो बच्चा का होश नहीं था, बड़ा बच्चा था 10-12 साल। इस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। राजेंद्र शुक्ला जी, अभी आपने देखा कि उस पर कफ सिरप के मामले आए, उसमें क्या किया इन्होंने? एक वक्तव्य नहीं दिया इन्होंने कफ सिरप के मामले में। फिर बाद में अच्छा हुआ कि जांच कराई गई, बहुत सारे मेडिकलों में भी ऐसा पाया गया, उनका सी लिया। मैं इस बात से खुश हूँ कि आपने कम से कम कुछ जान चली गई, उसके बाद आपको होश आया, तो अच्छी बात है। कम से कम आप इसी का इंतजार कर रहे थे, अगर ये पहले ही कर लेते आप
तो शायद ऐसे बच्चों लोगों की जान नहीं जाती, जो बहुत सारे बच्चों की छिंदवाड़ा में जान चली गई। तो स्वास्थ्य व्यवस्था तो बिल्कुल लाचार हो चुकी है। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, कोई बोलता है चले जाइए हॉस्पिटल तो आयुष्मान इसमें नहीं लगेगा। सरकार तो ये बोलती है, प्रधानमंत्री जी का सुन लीजिए आप, कि 4 लाख तक का जो भी ये बना है, 4 लाख 5 लाख कि इतने का आपका जो उपचार है वो मुफ्त होगा। तो फिर आप ये भी उसमें बोलिए ना कि सिर्फ इन्हीं जो इसके अंतर्गत आते हैं इन्हीं का उपचार होगा, कि किडनी का पेशेंट है तो इसका उपचार नहीं होगा, आपके हेड का इंजरी है तो इसका उपचार नहीं होगा। ये जब वहां जाते हैं तो फिर डॉक्टर बताता है कि ये आयुष्मान के अंतर्गत नहीं आता, तो फिर आप ये क्यों नहीं बताते हो? ये भी तो आपको बताना चाहिए ना कि ये सिर्फ यही लोग आयुष्मान के अंतर्गत आते हैं। ये लूटने का काम भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग कि आयुष्मान में सभी बीमारियों का इलाज होना चाहिए, लेकिन सभी बीमारियों का इलाज नहीं। और पंकज, कोई आप संदेश देना चाहते हैं कुछ छात्रों के लिए? देखिए, हमारे छात्रों के लिए एक उद्देश्य है, आज आपके इस चैनल के माध्यम से हम ये उद्देश्य देना चाहते हैं कि जो भी छात्र छात्राएं हैं, मुझे गर्व है कि आप लोग टीआरएस में पढ़ रहे हैं, आप मॉडल साइंस में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अच्छी कॉलेज है, अच्छी महाविद्यालय है हमारे यहाँ। आप सब अपनी समस्याओं को लेकर जागिए, बिल्कुल भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप फीस जमा करते हो, आप अपना हक से जाकर कुलपति से का सवाल कर सकते हो, प्रिंसिपल से सवाल कर सकते हो, लेकिन अपने हक से कभी भी साइड मत हटिए। आपका जो हक है, आपका अधिकार है, उसके लिए आप किसी से भी लड़ना पड़े तो लड़िए। आप गलत का साथ मत दीजिए, आप सही होइए। अगर आप सही हैं तो आपके साथ ये पंकज उपाध्याय हमेशा खड़ा मिलेगा, चाहे छात्र हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, हर वर्ग के साथ मैं खड़ा मिलूंगा, चाहे जो भी व्यक्ति हो। तो मेरा निवेदन है छात्र छात्राओं से कि बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है आपको किसी से। आपकी समस्याओं के साथ हम खड़े हैं, तो आप जागिए, उठिए और अपने हक के लिए लड़िए। अभी निपनिया में जो आयुर्वेद विद्यालय है उसका काफी प्रचार प्रसार हो रहा है, तो उस पे भी आप, वो भी तो कॉलेज है, उसके भी बच्चे आपके छात्र संगठन में होंगे, बिल्कुल है। तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मामला ये है कि अभी आप आयुर्वेद कॉलेज की स्थिति ये है कि आप जैसे घर में नहीं होता कि कोई घर में नहीं रहता, आप चले जाइए तो दरवाजा टूटा पड़ा है, डॉक्टर कहाँ गए हैं तो वो बोले कि खाना खाने गए हैं। इस तरह की समस्या अभी मैं खुद गया था, 2-4 दिन पहले का मामला है। मैं गया तो 11 बजे था, मैं गया कि रिपोर्ट लेनी थी, तो बोले कि 2 बजे के बाद आएंगे सर। मतलब 2 बजे पहले अगर किसी को जांच कराना तो वो कहाँ चला जाए। कोई पता चला कि देखिए गैस चूल्हा जलाया हुआ है, रोटी बना रहा है। तो इस तरह की स्थिति आप चले जाइए, मैं देख के आया हूँ। लाचार व्यवस्था, कुर्सी टूटी पड़ी है, टेबल टूटी पड़ी है, डॉक्टर साहब कहीं बाहर है, निमंत्रण में गए हैं। तो आखिर उपचार कोई भी घटना होती है तो वो तो कोई बता के नहीं होती। तो डॉक्टर की अगर कोई ड्यूटी है कि वो 8 बजे पहुंच जाए, 8 बजे आए, तो सैलरी में तो कोई कमी नहीं होती आपकी, तो आपको वहां बैठना चाहिए। तो स्वास्थ्य व्यवस्था की ये स्थिति है हमारे यहाँ कि आयुर्वेदिक की चले जाइए, चाहे बिछिया हॉस्पिटल चले जाइए, चाहे संजय गांधी चले जाइए, इस पर एक बहुत जरूरी है कि हमारे डिप्टी सीएम जी जागे और इस पर सभी जो हॉस्पिटल लें, वो सभी का भ्रमण करें और जो समस्याएं उनका निराकरण करें। अभी मैं एकत्रीकरण कर रहा हूँ एक बढ़िया, सभी जो समस्याएं हैं सभी हॉस्पिटलों में, आयुर्वेदिक कॉलेज की जो समस्याएं हैं, जो वहाँ कमियां हैं, मैं सभी इकट्ठा कर रहा हूँ और 10 दिन 15 दिन के भीतर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन मैं करूंगा। और हो सकेगा तो डिप्टी सीएम जी के आवास का चाहे फिर से घेराव करना पड़ा, पहले मिलने का काम करूंगा मैं एक बार। अगर मुलाकात का समय दे देंगे तो हम मिलेंगे, नहीं तो फिर हम बड़ा प्रदर्शन करने का काम करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की यहाँ पे समस्या है बहुत सारी। कप सिरप आज के समय में सबसे बड़ा विषय बन चुका है। अच्छा, इस बार मुझे खुशी है कि अब पुलिस प्रशासन जागी है, जागरूकता अभियान चल रहा है और प्रहार 2 के तहत जो आईजी साहब ने एक दिन निर्देश दिया, हमने सुना उसको, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए कोई प्रशासन अब एक्टिव हुआ। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा पुलिस प्रशासन भी काम कर रही है, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। लेकिन दुख इस बात का है कि अभी आप चले जाइए एडिटोरियल टीआरएस के पीछे जो एनसीसी ग्राउंड है, तो कम से कम हजारों शीशियां पड़ी हुई हैं। आप चले जाइए जो बगीचे टाइप के भी पड़े हुए हैं, चले जाइए, हजारों शीशियां पड़ी हुई हैं। तो आखिर ये आती कहाँ से है? तो मेरा निवेदन है प्रशासन से भी चैनल के माध्यम से कि जैसे आपका कबाड़ी मोहल्ला है, यहाँ पे तो आए दिन महिलाएं भी बेचती हैं, चले जाइए आप, कोई भी चला जाए। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारे लोग किराने की दुकान में भी रख के बेचते हैं। मैं ऐसी जगह भी कुछ एसपी साहब से मिलकर उनको जानकारी भी दूंगा कि ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे अवैध बिक्री भी होती है। तो कोरेक्स के जो मामले हैं बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो इस पर भी प्रशासन को अच्छा काम करना है और भी करने का काम है, हम भी उसमें प्रशासन का साथ देंगे। तो आपने देखा पंकज कितनी बेबाकी के साथ सारे सवालों के जवाब दिए और उन्होंने एक नंबर अलर्ट किया है, मैं आई हेल्प यू। अगर किसी को भी कहीं हेल्प की जरूरत पड़ती है तो पंकज के इसी नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। प्रशासन तो है ही,
लेकिन छात्र संघ भी आपकी मदद करेगा।